क्या ये करना प्रैक्टिकली संभव है? क्या कोई वेइंग बैलेंस डिजाइन किया गया है एक एटम के मास को वे करने के लिए? चलिए इन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए और बी। हम बस यही जानते हैं कि ऑब्जेक्ट ए का वजन लगभग 12 किलोग्राम्स है, लेकिन हमें ऑब्जेक्ट बी का वजन नहीं पता और ये हमें ढूंढना है। हम ये कैसे ढूंढ सकते हैं? हमारे पास सिर्फ एक वेइंग बैलेंस है। चलिए इन्हें बैलेंस के दोनों तरफ रखें और देखें कि क्या होता है। ये क्लियर है कि ऑब्जेक्ट ए ज्यादा भारी है। अब अगर हमें बी का वजन ढूंढना है तो हमें उसकी तुलना में कुछ छोटा चाहिए होगा। तो मान लीजिए कि हम ऑब्जेक्ट ए को 6 समान टुकड़ों में काटते हैं और अब हम ऑब्जेक्ट बी के वजन को एक टुकड़े के साथ तोलते हैं। हम देखते हैं कि ये टुकड़ा ऑब्जेक्ट बी से अभी भी भारी है। ये शायद हमें बताता है कि हमें तोलने के लिए एक छोटे टुकड़े की जरूरत है। तो मान लीजिए कि हम ऑब्जेक्ट ए को 12 समान टुकड़ों में काटते हैं, जिसका मतलब कि हर टुकड़े का वजन 1 किलोग्राम है। और अब जब हम इन्हें बैलेंस के दोनों तरफ रखते हैं तो देखते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है। अब क्या आप ऑब्जेक्ट बी का वजन बता सकते हैं? जी हाँ, ऑब्जेक्ट ए का हर एक टुकड़ा यहाँ 1 किलोग्राम का है और इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट बी का वजन भी 1 किलोग्राम होगा। चलिए अब हम आपसे कुछ पूछते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट बी का मास ऑब्जेक्ट ए का 1/12 है? जी हाँ। इसी तरह से हम कोई भी एटम के एटॉमिक मास का अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि हम एटम का मास डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, हम आमतौर पर इसे कार्बन एटम के मास की तुलना में कैलकुलेट कर सकते हैं। हम कार्बन 12 को हमारा स्टैंडर्ड लेते हैं। रुकिए, कार्बन 12 क्या है? इसका क्या मतलब है? एलिमेंट कार्बन में बहुत सारे आइसोटोप्स हैं और कार्बन 12 इनमें से एक है। और क्या आप जानते हैं आइसोटोप्स क्या हैं? खैर, अभी के लिए हमें बस यही समझना है कि ये सेम एलिमेंट के अलग अलग फॉर्म्स हैं। तो कार्बन के केस में एटम्स में हल्का सा फर्क होगा, जिसके कारण ये आइसोटोप्स कहलाते हैं। तो कार्बन 12 एक ऐसा आइसोटोप है जो नेचर में लगभग हर जगह पाया जाता है। इसलिए कार्बन 12 के एटम को स्टैंडर्ड यूनिट कंसिडर किया जाता है और एटॉमिक मास 1 एटॉमिक यूनिट की तुलना में कैलकुलेट किया जाता है। और हम 1 एटॉमिक यूनिट को कैसे डिफाइन करते हैं? 1 एटॉमिक मास यूनिट का मतलब मास यूनिट जो कि कार्बन 12 एटम के मास के 1/12 के बराबर होता है। तो मान लीजिए कि ये कार्बन 12 का एक एटम है। हम इसे 12 समान टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। हम इस पूरे यूनिट में से एक टुकड़ा निकाल देते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि इस एक टुकड़े का मास 1 एटॉमिक मास यूनिट है? जी बिल्कुल। और ये एक स्टैंडर्ड के तौर पर यूज किया जाता है किसी भी एटम का एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए। एग्जाम्पल्स के तौर पर जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यूनिट 1 है, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 एंड सो ऑन। हम इसे आसान तरीके से कैसे समझ सकते हैं? चलिए हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। आप एक व्यक्ति का मास कैसे मेजर करते हैं? किलोग्राम्स यूज करके, है ना? हम कहते हैं कि इस व्यक्ति का मास 50 किलोग्राम्स है। उसी तरह हम कह सकते हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 एटॉमिक मास यूनिट्स या 16 AMU है। इसी तरह से हम किसी भी एटम का एटॉमिक मास मेजर करते हैं। जो यूनिट्स यूज किए जाते हैं वो हैं एटॉमिक मास यूनिट्स। लेकिन क्या हम जानते हैं कि एटम को उसका मास कौन देता है? हमारा मतलब है कि क्या रिस्पॉन्सिबल है इतने छोटे से एटम को कुछ वेट देने के लिए? इन लॉ को देखना है जिसे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस कहते हैं। ये सेम ही चीज है। फर्स्ट लॉ पहली बार 1797 में जोसेफ प्राउस्ट नाम के एक फ्रेंच केमिस्ट द्वारा रखा गया था और इसलिए इसे प्राउस्ट लॉ भी कहा जाता है। ये लॉ क्या बताता है? ये लॉ बताता है कि एक केमिकल सब्सटेंस में एलिमेंट्स का मास हमेशा फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होता है। अब इसका क्या मतलब है? पहली नजर में इस स्टेटमेंट को समझना इजी नहीं है। क्या आपको चॉकलेट मिल्क का एग्जाम्पल याद है जो हमने फर्स्ट लॉ पढ़ते समय कंसिडर किया था? उस एग्जाम्पल में हमने देखा कि जब हमें चॉकलेट मिल्क की मात्रा को दोगुना या तिगुना करना होता है तो हमें बस हर एक इंग्रेडिएंट को प्रोपोर्शनेट मात्रा में यूज करना होता है। रुकिए, क्या हमने प्रोपोर्शनेट मात्रा कहा? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब हमें 5 की बजाय 10 लोगों के लिए ड्रिंक बनानी होती है तो हमें बस दोगुनी मात्रा में इंग्रेडिएंट्स लेने होंगे, राइट? कुछ भी ज्यादा या कम कर देने से स्वाद में बदलाव आ जाएगा। उसी तरह कोई भी एक केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उनका मास एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होता है। तो चलिए फिर से एलिमेंट्स ए और बी का एग्जाम्पल लेते हैं जो हमें कंपाउंड सी देते हैं। अब अगर हम कंपाउंड सी के सिर्फ एक यूनिट को ऑब्जर्व करें तो हम नोटिस करेंगे कि इसमें 2 एटम्स एलिमेंट ए के हैं
और 3 एटम्स एलिमेंट बी के हैं। क्या ये सभी यूनिट्स के लिए सच है जो कंपाउंड सी बनाते हैं? जी हाँ, इसका मतलब कि अगर इन यूनिट्स में से एक भी एटम को निकाला या जोड़ा जाए तो इसे हम कंपाउंड सी नहीं कह सकते हैं, ये कुछ और में बदल जाएगा। तो अगर नंबर ऑफ एटम्स फिक्स्ड है तो क्या मास भी कांस्टेंट होगा? जी बिल्कुल। इसे पढ़ने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल अमोनिया का है। अगर हम अमोनिया को किसी भी तरह से, जैसे कि बेहद हीट या कोई भी दूसरे तरीके से डिकम्पोज करते हैं तो हमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एटम्स मास के सेम प्रोपोर्शंस में मिलते हैं। तो मान लीजिए हम 17 ग्राम्स अमोनिया लेते हैं। अगर हम इसे डिकम्पोज करते हैं तो हमें हमेशा 14 ग्राम्स नाइट्रोजन और 3 ग्राम्स हाइड्रोजन मिलेगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक कांस्टेंट रेशियो 14:3 में मौजूद है? और अगर हम अमोनिया को कोई भी दूसरे तरीके से डिकम्पोज क्यों ना करें, इस कंपाउंड में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो हमेशा सेम ही रहेगा, 14:3। हाँ, और ये सभी कंपाउंड्स जो नेचुरली या फिर आर्टिफिशियली एग्जिस्ट करते हैं उनमें भी देखा जाता है। लेकिन जब इन लॉस को थियरीज के रूप में सामने रखा गया था तो इन्हें साबित करना थोड़ा मुश्किल था। ये सभी एक्सप्लेनेशंस जो हम जानते हैं वो कई सालों पहले किए गए एक्सपेरिमेंट्स के कारण हैं। कई साइंटिस्ट बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और एक्सप्लेनेशन के साथ आगे आए। इन सब में से डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी नामक एक प्रसिद्ध थ्योरी इन कई सवालों के जवाब के रूप में सामने आई। यह थ्योरी इंग्लिश केमिस्ट और फिजिसिस्ट जॉन डाल्टन द्वारा सामने लाई गई थी। इस थ्योरी के बारे में डाल्टन का क्या कहना था,